नमस्कार दोस्तों। मैं विशाल भल्ला और ये गुरमीत जी है और ये अजमेर जी हैं। हम लोगों ने जो एक गाड़ी ली थी तो हमारा एक डिस्कशन ग्रुप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि हम लोग ये डिस्कस करते रहते थे कि कौन सी गाड़ी लेनी है। तो आज मैं सबके साथ तीनों बैठे हुए गाड़ी के अंदर हम लोग और डिस्कशन इस बारे में करेंगे गाड़ी क्यों ली। तो अब आपको गुरमीत जी बताएंगे क्योंकि इनको भी बहुत टेक्निकल नॉलेज है और अजमेर जी को भी है और थोड़ी बहुत मेरे को भी है। हम तीनों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बेसिक तो बनना क्लियर हमारा है कि गाड़ी कैसे काम करती है, क्या क्या टेक्निकल पॉइंट होते हैं, सेफ्टी क्या है, क्या होनी चाहिए, फिर काम क्या है, कौन से काम क्या नहीं है। थोड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रेगुलर जुड़े हुए हैं और कई बड़ी कंपनियों को सब स्पेयर पार्ट भी सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा अच्छी तरह पता है इसके बारे में। तो इसीलिए हमने कहा चलो अपना जो विचार है हम उसको बजाएँ, क्योंकि आम लेने वाला गाड़ी बंदा सिर्फ शक्ल सूरत देखता है और बड़ी कंपनी देखता है कि बड़ी कंपनी है उसकी गाड़ी ले लो, लेकिन खाली कंपनी बड़ी होने से कुछ नहीं होता कि वो कंपनी हमें उस वैल्यू फॉर मनी क्या दे रही है, क्या फीचर दे रही है, क्या काम के हैं, क्या काम के नहीं हैं हमारे। तो एज ए लेमैन लोगों को थोड़ा समझ आए गाड़ी के बारे में, इसलिए डिस्कस। और हमने काफ़ी डिस्कस करी है इसके ऊपर, वैसे कई महीनों तक डिस्कस करते रहे हैं और काफ़ी टेस्ट ड्राइव वगैरह लिए हैं गाड़ियाँ। और अपने जो दोस्तों के पास गाड़ियाँ हैं उनको भी हम लंबे रूट पे लेके गए हैं, चला के लोकल और हाईवे पे चला के टेस्ट करा, फील करा कि एक जो कंपनी सेफ्टी फीचर कहती है गाड़ी की स्टेबिलिटी, राइड क्वालिटी की, एक्चुअल में वो फील हमें आ रहा कि नहीं आ रहा, वो सारा हमने टेस्ट करा। तब जाके हम इस नतीजे में पहुँचे थे कि हमें टी रॉक लेनी चाहिए। तो अब गुरमीत जी बताएंगे थोड़ा कुछ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें हमने देखी और क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ यार ये ठीक चीज़ है और हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए। भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइस, आपका जो प्राइस अपर लिमिट थी वो 20-1 लाख तक की थी। हालांकि ये हम 26 तक पहुंचे हैं। 26 में भी, बल्कि इसमें 5 सर्विसेज है। हाँ 5 सर्विस हैं और फिर आगे का मैंने एक्सटेंड करा लिया। हाँ, एक्सटेंडेड वारंटी भी है और 5 सर्विस का मतलब है 5 ईयर्स, 1 सर्विस ईच ईयर। तो और 15,000 किलोमीटर जो भी पहले आएगा, तो पहले साल ही आता है नॉर्मली, जब जहाँ मल्टीपल कारें हों। तो इनके बाद जैसे और भी गाड़ियाँ हैं, तो 5 साल की तो एक तो सर्विस की मेंटेनेंस, जो इसमें जो हमें डाउट होता है कि भी इसका DSG गियर बॉक्स, जिसका सबसे बड़ा जो हिंदुस्तानियों में जो डर है, मेरे पास वेंटो है, वो DSG गियर बॉक्स वाली है। उसका गियर बॉक्स तो नहीं ख़राब था, क्लच उसमें ड्यूल क्लच होता है, वो वही ख़राब होता है। जैसे हम रफ़ मैनुअल गाड़ी को रफ़ चलाते हैं, अगर रफ़ चलाएं मैनुअल गाड़ी को तो उसके क्लच प्लेटें जल्दी फूक जाती हैं। उसी तरीके से इसकी ड्यूल क्लच प्लेटें हैं, अगर हम उसको रफ़ चलाएंगे तो हार्ड रैप करेंगे तो वो जल्दी ख़राब होएंगी। 93,000 किलोमीटर में सेकंड टाइम चेंज हुई है क्लच प्लेट। पहले 40 के आसपास हुई थी, तो फिर 40-50, 45-50 और चल गई। तो आप चलाते भी तो खतरनाक दैट इज ड्यू टू रफ ड्राइविंग, और कुछ नहीं है। बट परफॉर्मेंस में अल्टीमेट है, इसका कोई जवाब नहीं है। और ड्यूल क्लच का जो मेरा वेंटो का है, वो मैंने क्या होता है उसके अंदर 1 ईयर का एक एक्सटेंडेड वारंटी मेरे पास थी। ऑल्दो 7th ईयर में है मेरी गाड़ी, 6 साल पूरे हो चुके हैं। 7वें साल में मैंने फिर से एक्सटेंडेड वारंटी ली थी 23,000 रुपये की। उसमें ये क्लच प्लेटें चेंज हुई हैं। लगभग 1.25 लाख रुपए का खर्चा था। 53,000 रुपये की क्लच प्लेटें थी। वेंटो की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसी हिसाब से टी रॉक का लगा लो आप। तो इसमें एक्सटेंडेड वारंटी आप लेके चलो। जस्ट ये गाड़ी वॉक्सवैगन को नॉर्मली जो लोग हैं वो मानते हैं कि ये किस कैटेगरी में है, कि हुंडई और मारुति कैटेगरी में, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है आपको BMW, ऑडी की कैटेगरी का। बिलीव मी, इसमें फिट एंड फिनिश और कॉस्मेटिक कम होगा उनसे। आपको नॉब वगैरह या क्रोम का काम जो है वो आपको ऑडी BMW में ज़्यादा मिलेगा। इसमें थोड़ा सा वो कॉस्ट कटिंग है, बट वैसे फिट एंड फिनिश में आपको इसका कंपटीशन और कोई है ही नहीं यहाँ पे। इसीलिए बड़ा बजट भी और ऊपर, मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बजट से बाहर जाने के बावजूद भी
मतलब यही लेनी पड़ी, और इसको लेने के बाद भी आई थिंक आप सेटिस्फाइड हो गए। हाँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। बल्कि मैं तो एक चीज़ और, ड्राइविंग का बड़ा मजा लेता हूँ। हाँ एक चीज़ और बतानी पड़ेगी कि इस गाड़ी में जो इंजन आ रहा है वो किसी गाड़ी में भी नहीं आ रहा। मतलब इसका स्मार्ट इंजन है जिसमें कि 4 सिलेंडर इंजन है। जब गाड़ी आप नॉर्मल कंफर्टेबल मोड में चलाएंगे तो दो इंजन कह रहा हूँ, सॉरी, 2 सिलेंडर वो ऑटो शट ऑफ हो जाते हैं इसके अंदर, जिससे कि एवरेज इसकी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। आई थिंक 17.2 की तो अभी दिखा रहा है इनकी, विच इज़ अनबिलीवेबल। मतलब बड़ी हैवी गाड़ी है ये, और इसको Q2 के टक्कर की, ये Q2 है समझ लो। ये नहीं, Q3 है ये, Q2 नहीं है। Q2 में मैंने देखी थी। हाँ। Q2 की जो अगर वैसी शेप है ना वो अलग है, बट अगर Q3 को इस पे आप खड़ा करोगे ना साथ में तो ये इक्वल लगेंगे दोनों, लेंथ ब्रेथ वाइज, लेंथ और विड्थ वाइज। और चलो मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर Q2 के बराबर भी मान लेता हूँ तो भी Q2 55 लाख की है जी ऑन रोड, और ये आपको ऑन रोड 24 लाख की ऑन रोड है। और एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस वगैरह लेके वो 26 की पड़ेगी ना वो सारी। वो तो Q2 में भी आप लोगे एक्सटेंडेड तो उसमें भी आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो ये आपको एक लग्जरी कार की फील विद 50% ऑफ द कॉस्ट, तो इससे बढ़िया चॉइस हो ही नहीं सकती थी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। बाकी जो है माइनस पॉइंट सिर्फ मुझे इसमें यही लगे कि ये Hyundai वाले जो हैं वो भर भर के फीचर देते हैं, मतलब ना थोक के भाव। मतलब अब आप उनकी i10 देखो, मैंने i10 देखी है, छोटी सी गाड़ी है पिद्दी सी, उसमें भी उन्होंने फ्रंट जो डैशबोर्ड है उसकी जो 2 स्क्रीन है, स्टीयरिंग की आगे वाली और जो साथ में स्टीरियो वाली स्क्रीन, वो उन्होंने बिल्कुल ई क्लास मर्सिडीज का स्टाइल कॉपी कर रखा है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बना रखी है। तो भाई वो इस चीज़ में कॉपी पेस्ट करने में बड़े माहिर हैं, आइडिया इंस्पायर कह लो या कुछ कह लो। बट ओवरऑल अब जो इसमें जो अगर हम कार लेने जाते हैं कोई एक, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कार का जो बेसिक डीएनए है उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, जैसे कि इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, सस्पेंशन, बॉडी, उसकी सेफ्टी, तो उस मामले में ये नंबर 1 है। और इसका तो इसकी बॉडी की जैसे इस कोरोजन की शायद 12 साल की वारंटी है। मेरी वेंटो है तो उसमें उससे पहले मेरे पास डिज़ायर थी मारुति की, जो पुरानी वाली डिज़ायर आती थी जो थोड़ी सी लंबी थी, तो उसके अंदर तीसरे साल में ही जंग दिखने लग गया था मुझे, कॉर्नर्स में, दरवाज़ों के साइडों में बोनट उठाऊँ तो वहाँ से जंग दिखने लग गया था। मेरी वेंटो अभी 6 साल पूरे हो गए हैं, इसमें कहीं जंग नहीं दिखता, कहीं किसी कॉर्नर में। मैं बहुत बारीकी से देखने वाला बंदा हूँ, तो मैं जैसे ही गाड़ी रोज का डेली बेसिस पे ही, मान लो कभी गाड़ी के दरवाज़ा खोला या कुछ कहीं नज़र पड़ती कॉर्नर में, कहीं से भी कोई जरा सा भी कोई ब्लैक मेरे को दिख जाए तो मुझे तो टेंशन होने लग जाएगी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। इसके कहते हैं इसकी लेयर भी पेंट की मतलब 3 होती है ना। इसका पेंट भी स्पेशल है, पेंट भी नॉर्मल गाड़ी जो पेंट है वो नहीं है। अभी पीछे खड़ी है वेंटो, मैं दिखाऊंगा कि वो भी शाइन करती है, मतलब पूरा अगर मैं गाड़ी कपड़ा नहीं लगती है, सुबह कपड़ा मारा हो और निकलता हूँ ऑफिस के लिए तो एकदम ब्रांड न्यू लगती है। जो साइडों से डेंट दिल्ली में रहते हैं, हल्के फुल्के डेंट पड़े हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। तो उसके अलावा तो बम्पर भी देखूंगा तो कभी भी नहीं लगता रहता आगे पीछे क्या ट्रैफिक में, ऐसा नहीं है कि जरा सा लगा और खुल गया। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ इन्होंने ओवरऑल एक प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाया है। हमें R&D करते 1.5-2 साल हो गए थे चीज़ों में। अब हमने जीप देखी, हर गाड़ी देखी, लेकिन मेरे को भी समझ नहीं आया। जीप अच्छी गाड़ी है पर छत्ते उसका जो टॉप ऑफ द लाइन इंजन है, जो डीजल इंजन है जिसमें 33 लाख की पड़ती है, वो उन्होंने बहुत स्मार्टली मूव किया हुआ है। छोटे छोटे इंजन 2-3 दे रखे हैं और उसमें वेरिएंट इतने बना रखे हैं कि वो कोई वेरिएंट तो आपको मारुति की ब्रीजा से भी टक्कर देता है प्राइस वाइज, 16-17 लाख। और कोई वेरिएंट ऊपर जाके अब 33 लाख में कौन सी आती होगी, अभी तो फिलहाल 33 लाख में कोई और 34 लाख में यही आती है। हाँ 34 लाख में पहले टिगवान आती थी, तो उसका टॉप ऑफ द लाइन टिगवान को भी टक्कर दे रहा है जो अभी फिलहाल बंद है, और छोटे वाला जो है ब्रीजा को भी टक्कर दे रहा है। मतलब उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला और सब जगह घुस गए वो, विच इज़ आई डोंट नो, मैं समझता नहीं कि भी कोई सही बात है। मतलब नहीं, आपने डब्बा तो पूरा दे दिया भाई भी। बस जीप कंपास के कंपैरिजन में मैं कहूँगा कि टाटा हैरियर लेनी चाहिए अगर किसी को डीजल लेनी है। तो
तो मेरी एडवाइस है डीजल जीप कंपास लेने से अच्छा है डीजल की टाटा हैरियर ले लो, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि प्राइस टाटा हैरियर और गाड़ी भी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत काफ़ी अच्छी है उसकी, काफ़ी अच्छी है। और वो चलाने में इससे तो ज़्यादा बेटर लगी थी मेरे को भी। मैंने जब टेस्ट ड्राइव ली थी ना दोनों की, तो जीप कंपास से ज़्यादा बेटर मुझे हैरियर लग रही थी। उसकी सीटिंग भी सही है उस हिसाब से। जिसकी रनिंग ज़्यादा है उसको पेट्रोल सूट नहीं करती, उसको फिर डीजल की हैरियर ज़्यादा सूट करेगी। बल्कि जो नॉब्स वगैरह हैं, डिज़ायर की बात करूँगा मैं, डिज़ायर में उसकी नॉबें वगैरह पहले ही तीसरे चौथे साल में ही हाथ में आ जाती थी, घुमाते घुमाते हाथ में आ गई, और कभी वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हैं तो हो ही नहीं रहा, कोई उसकी नॉब मेल फंक्शन करने लग गई। तो जो ये दरवाजे की जो ये विंडोज़ होती हैं ऊपर नीचे होती हैं, एक बार तो वो ख़राब हो चुकी है। और वेंटो में आज तक अभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, अभी तक नहीं आई कोई ऐसी प्रॉब्लम। अब मैं समझता हूँ कि इसमें भी नहीं होगी, टी रॉक में भी ऐसा होगा नहीं है। और एक थोड़ी सी जो नीचे गाड़ियाँ उसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे मेरे पास एक होंडा सिटी है तो इतनी नीची है कि आए दिन उसका बम्पर निकल ही रहता है। मतलब कि इंडियन रोड्स की कंडीशन ऐसी है, कितने ही बचा के चला लो, कितने ही बचा के चला लो, कोई ना कोई मौका हफ्ते 10 दिन में ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं वो नीचे लगी जाती है। भाई देखो, इसी कारण है कि जो मिनी एसयूवीज क्यों आई हैं, ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ क्यों ध्यान गया कंपनियों का, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ठान लिया है कि भाई गड्ढे तो हम ठीक नहीं करेंगे। ठीक है, हम तो गड्ढे तो पब्लिक को भी पता चल गया कि गड्ढे नहीं ठीक होने वाले, ये गाड़ी ऊंची ले तो लो। गाड़ी ऊंची ही कर लो, वही बढ़िया है। शुक्र है कंपनियों ने तो सुना और उन्होंने तो हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां निकाल दी। छोटी छोटी गाड़ी भी, हैचबैक, छोटी हैचबैक भी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली आ रही। अभी वो देखो ना, उसकी कीगर आ गई है तो उसको भी ऊंचा कर दिया है, और आपकी ये इग्निस है उसको ऊंचा कर दिया है। तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इन छोटी गाड़ियों को इनको बढ़ा दिया है कि ताकि ये इंडियन, तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनको चाहिए, क्या करेंगे वो लोग। एक सेगमेंट ऐसा है जो अभी भी सेडान पसंद करता है, लेकिन वो मजबूरी में जाता है एचवी की तरफ क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। तो मुझे लगता है कि कंपनियों को कुछ सेडान ऐसी भी बनानी चाहिए जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 190-200 mm रखे। तो मुझे लग रहा है उनकी सेल भी थोड़ी हो सकता है कि हो जाए इम्प्रूव। पर मैं समझता हूँ कि हमारा वीडियो गवर्नमेंट के पास ना पहुँच जाए, वो उनको ये ना लगे कि भाई गड्ढे, नहीं बुराई नहीं कर रहे, उनको ये ना लगे कि भाई गड्ढे में अब गाड़ियाँ ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियाँ आ गई हैं, अब हम गड्ढे और गहरे कर रहे हैं। जो थोड़े बहुत मेंटेन हो रहे हैं ना गड्ढे, वो भी छोड़ देते हैं मेंटेन करने की। क्या जरूरत है, गाड़ियाँ तो आई गई हैं हाई ग्राउंड क्लियरेंस की। नहीं, अरे हम लोग अभी ये नरेला रोड से आते हैं हम लोग, वहाँ पर ऐसा हाल हो गया, अभी नई रोड बनी है बिल्कुल ब्रांड, और अभी वो रोड ऐसी हो गई है, वो बंद कर दी है एक साइड से उन्होंने। और अब वहाँ पर क्या रॉन्ग साइड से लोग जाते हैं ना, तो जाम लगने शुरू हो गया। यार क्या हो रहा है, एक तो गड्ढे और दूसरा आप सबको बताओ गायें। मतलब ऑलमोस्ट हर रोड पे, हर जगह बीच में, मतलब हाई स्पीड लेन में बैठी होती है, जुगाली कर रही होती है बड़े मजे से, जुगाली चल रही होती है उनकी। और डर लगता है मुझे कई बार रात एक हमारे यहाँ पे क्या है कि सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइट है वो एक प्रथा है कि रात को जलती नहीं है, दिन में शायद जल रही हो कहीं, लेकिन हमारे यहाँ रिचुअल है, रिवाज है कि रात को तो जलानी नहीं है। और अंधेरे में चल रहे हैं और कोई काली गाय बैठी हो, मेरे साथ 2 बार हुआ ऐसा, और एकदम पास आके पता चला कि गाय बैठी है रास्ते में। मतलब बंदा चढ़ाई कर जाए दोनों बंदा और गाय। गाड़ियाँ भी ये वाली, इनकी ब्रेक्स भी बहुत अच्छी हैं, तभी तो आप कंट्रोल कर लेते हो। मैं भी अभी लास्ट नारकंडा से जब आ रहा था तो एक रास्ते में मैं ओवरटेक लिया, मेरी गलती थी, मैं लेफ्ट साइड से ले रहा था, तो आगे खड्डा आया, तो मैंने ब्रेक मारी एकदम और देखा गाड़ी थोड़ी पीछे है, तो मैंने राइट का इंडिकेटर किया और गाड़ी राइट कर ली मैंने। तो फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ बोली, कहती है विशाल मेरे को आज पहली बार अच्छा लगा कि मैं सही गाड़ी बैठी हूँ क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बना हुआ है। वो ब्रेक भी ऐसा नहीं कि आपको एकदम गाड़ी ऐसे हो रही है पीछे हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था, बड़ी कंफर्टेबली ब्रेक लगती है और सबसे आप चीज़ कंट्रोल कर लेते हो। मतलब यार मजा है यार, नो डाउट मजा है। नहीं वो तो है। एक चीज़ और भी है, जो आम कंज्यूमर है ना, वो गाड़ी लेने जाता है, कोई भी गाड़ी ट्राई करे, वो थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव लेता है तो उसको फील होता है कि गाड़ी बहुत तेज चल रही है, उसको थ्रिल फील होता है एकदम से उसको लगता है कि गाड़ी तेज चल रही है। लेकिन स्पीडोमीटर पे देखोगे तो वो एज कम्पेयर टू स्पीडोमीटर रीडिंग, हर गाड़ी का थ्रिल देने का रिस्पॉन्स अलग अलग है। अगर गाड़ी स्टेबल है, आप उसमें कंफर्टेबल महसूस ज़्यादा करते हो, तो आप ज़्यादा स्पीड पे भी
थ्रिल नहीं महसूस करोगे। और जो गाड़ियाँ छोटी हैं, हल्की हैं वजन में, वो 30, 35, 40 की स्पीड पे भी आपको ऐसा लगेगा कि हवा से बाहर गाड़ी बातें कर रही है, और कस्टमर हो जाता है खुश, उसको आता है मजा आता है क्या गाड़ी बनाई है। बंदा कहेगा यार ये क्या चल रही है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोगों को पता ही नहीं है, तो ये लोगों को पता ही नहीं है कि भाई जो है ये भी होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी गाड़ी तो ओवरऑल सारी कंपनियां ठीक ही बना रही हैं विद इन लिमिट, जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब लिमिट है। अपना बजट भी है ना, बजट के हिसाब से बनाई नहीं है, अपने हिसाब से चल रही हैं। और हर एक का अपना टेस्ट है, किसी को एवरेज चाहिए, किसी को ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, किसी को मजा चाहिए, किसी को, हर एक का अपना टेस्ट है, किसी को अपनी सेफ्टी चाहिए। ये तीनों मॉडल ठीक है। छोटी गाड़ी लेनी तो पोलो ठीक है, बहुत बढ़िया मिड गाड़ी, साइज बहुत लेनी है सेडान तो वेंटो ठीक है। वेंटो शायद डिसकंटिन्यू होने वाली है, मैंने सुना है, तो नया मॉडल आने वाला है। नया मॉडल आने वाला है। कुछ और आएगा। हाँ, मेरी तो वेंटो की White हाईवे पे, मेरी वेंटो की तो क्या कह रहे हो, वाइट्रस आ रही है ना खाली। हाँ वेंटो, मेरी वेंटो की तो हाईवे पे एक सीरियस एक्सीडेंट भी हो चुका है, और बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट था वो। मतलब उसमें हम बाल के पूरे ही बच गए, ठीक ठाक बैठे हैं, बाल तोड़ गए हैं, बाल उड़ गए हैं, लेकिन हम बच गए। तो वो जो है हम बच गए। वो बहुत, मतलब रोडवे की बस ने पीछे से टक्कर मारी थी, खड़ी गाड़ी थी, स्टैंड स्टिल गाड़ी में टक्कर मारी थी उसने बहुत तेजी से। रात को 11 बजे मैं लेने गया था हाँ, इनको पानीपत के तो पास। और गाड़ी अच्छा। वहां से हम चला के वापस आए, डिक्की पूरी खत्म थी। मैं पुल करने के लिए लेके गया था गाड़ी, लेकिन वहां जाके देखा कि गाड़ी चलाने हाँ, लायक थी। चलाने लगे। मतलब गाड़ी की जो पूरी अलाइनमेंट होती है ना, जो चारों टायर होते हैं, जो आगे के 2 टायर, पीछे के 2 टायर, वो अलाइनमेंट यूं ही हो जाती है, वो बिल्कुल सीधी रही अलाइनमेंट। गाड़ी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चलती आई, ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग को छोड़ो तो गाड़ी लेफ्ट भाग रही, राइट भाग रही, नहीं। एक्सीडेंट के इमीडिएट बाद बस एक ही एक्सीडेंट से नॉर्मल होने में 1-2 घंटे लग गए थे। वहाँ साइड पे ढाबे पे बैठे रहे हाँ, इतना जबरदस्त वो तो होता ही यार, मेंटली बंदे का मेंटल लेवल नहीं आता, हुआ क्या अचानक। गाड़ी ने मना नहीं करा चलने हाँ, वो गाड़ी हमने ने नहीं मना कर दिया। हाँ, इन लोगों ने मना कर दिया भी 1 घंटा भी नहीं चलेगा। गाड़ी तो स्टार्ट थी करी, चलो अभी चलो हाँ, अभी। हाँ। और मैं इसमें यही कंप्लेंट करना चाहूँगा, एक ही कंप्लेंट है, ये समझ नहीं आता कि VW वाले उनको सुनाई नहीं देता, या वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। सिर्फ सर्विस सेंटर की जो क्वालिटी है ना, वो ये इम्प्रूव कर दें बस। वहाँ के लोगों को गाइड, मतलब उनको वहाँ पे जो लापरवाहियाँ होती हैं, वो वहाँ पे जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, उनमें डिले, फिर उनमें फिटिंग में। मेरी गाड़ी का पीछे से टक्कर हुई थी, तो फ्यूल पंप जो होता है पीछे की साइड ही होता है, तो फ्यूल पंप उन्होंने चेंज किया होगा। वो फ्यूल पंप का जो कनेक्शन होता है, कुछ वो कनेक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, तो वो ढंग से नहीं करा उन्होंने। तो वो मुझे क्यों पता चला बाद में, 2-3 ठीक होने के तो 2-4-6 महीने बाद चल के, जैसे कि हमने पहले बताया कि गाड़ी यहाँ पे हिंदुस्तान में गड्ढे बहुत हैं, तो हिल के वो थोड़ा सा फंसा होगा, वो हल्का सा लूज हो गया। और बाई चांस मैं फैक्ट्री में जैसे यहाँ से जाने लगा, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, तो टो करा के मैंने सर्विस सेंटर भेजी। तो 13-13.5 हज़ार का खर्चा उन्होंने, क्योंकि वो हल्का सा जुड़ा हुआ था, हल्का सा उसमें स्पार्क भी हो रहा था, पूरी तरह कनेक्ट नहीं था। स्पार्किंग की वजह से वहाँ पे ब्लैक कार्बन जम गया था, तो काला काला हो गया था। तो सर्विस सेंटर वाले बोले कि भाई ये तो वारंटी के अंदर नहीं होगा, ये तो पार्ट्स डैमेज हुआ है, और उन्होंने मुझे पार्ट्स के पैसे उन्होंने रिफंड नहीं, मतलब रिम्बर्स नहीं किए उन्होंने। जबकि साथ में उनको एजुकेट भी करना चाहिए, जबकि गलती भी उन्हीं की है, क्योंकि ये भाई फ्यूल पंप, कभी मुझे क्या पड़ी है फ्यूल पंप खुलवा के मैं उसका कनेक्टर दोबारा लगवाऊंगा। मैं तो गैस कर रहा हूँ कि ये एक्सीडेंट के बाद ही शायद चेंज हुआ हो, या फिर वहाँ पे कनेक्शन लगाए हों उसको जब डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद, तो उसी में लापरवाही हुई है। तो साथ साथ जो साइड का जो फ्यूल लिड है वो भी इलेक्ट्रॉनिक लॉक होता है, तो वहाँ से भी कनेक्शन उतरा हुआ था। वो तो मुझे 2-3 महीने बाद पता चला। गाड़ी लॉक होने के बाद भी वो खुल जाता था हाथ से। नहीं, थोड़ा इनको वैसे भी इनको एजुकेट करना चाहिए गाड़ी के बारे में। इनको अभी उस हिसाब से एजुकेटेड बहुत कम है, मतलब कम इन द सेंस के 50% है तो 50% नहीं है, इनको पता ही नहीं करना है। हम T-Roc भी लेके आए ना, तो शोरूम वाले भी इसके फीचर नहीं बता पाए कि क्या क्या हैं। वो भी हमें खुद ही ढूंढने पड़े नेट पे देख के, मतलब कि जो गाड़ी भेज रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि इसके अंदर फीचर क्या क्या है। उनसे कुछ पूछ लो, वो खुद सोच में पड़ जाते हैं कि ये है कि नहीं है इसमें फीचर। एग्जैक्टली। बाकी कोऑपरेट पूरा करते हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं है, बट ये उनको खुद को ही नहीं पता, हमें क्या बताएंगे फिर।
भाई ये आप चीज़ प्रॉब्लम होती है। भाई एक हम एक एक्सक्यूज ले सकते हैं कि भी सर्विस सेंटर में थोड़ी सी सर्विस में थोड़ी सी डिले है, पार्ट की डिले है, महंगे हैं, या फिर सर्विस की। अब तो मुझे जो जो उनकी लेबर, जो पार्ट तो आपका आ गया, चाहे देर से आया, उन्होंने कितनी क्वालिटी से फिटिंग में लेबर में क्या क्वालिटी यूज़ की है, प्रॉपर स्टेप्स यूज़ किए हैं, उसके साथ स्पेयर पार्ट्स वगैरह, नट बोल्ट्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो उनमें वॉशर भी आ रही है, तो वो प्रॉपर लगा के फिट करी है, या वो लापरवाही से छोड़ दी, गिर गई तो गिरी छोड़ दी। अब इसके बारे में तो हम गैस ही नहीं कर सकते। मैं तो बल्कि जैसे कि अच्छा प्रोडक्ट है पर आफ्टर सेल सर्विस हाँ, आफ्टर सेल सर्विस में बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है और फुल हार्टेडली आना पड़ेगा। अगर ये सोचें कि एक्सक्यूज़ की भी अभी तो कम गाड़ियाँ बिकती हैं, जैसे गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी तो हम ठीक हो जाएगी, दिस इज़ बैड। ऐसे नहीं चाहिए। और गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी तभी जब सर्विस क्वालिटी, तो पहले कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी यस तो दूसरा यस बिकेगा। यस 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 पहले ही सेटिस्फाई नहीं है। सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मैं जल्दी कोई Hyundai या मारुति गाड़ी पे दोबारा मैं शिफ्ट करूँगा। आई डाउट। मेरा बजट अगर आड़े आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। मैं टोयोटा पे जाना चाहता हूँ, देखते हैं टोयोटा का फॉर्च्यूनर या कुछ ऐसी ट्रायल करेंगे, जब करेंगे तो देखेंगे। ठीक है जी, फिर तो बाकी फिर अगले वीडियो में फिर बाकी डिस्कस, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। किसी का कोई और क्वेश्चन वगैरह हो तो ये तो ऐसे ही रैंडमली बनाया, अनएडिटेड वीडियो है ये, इसके अंदर कोई एडिट नहीं है, ये तो ऐसे ही चालू कर दिया हमने। और बैठे हुए थे सारे, तो हमने कहा चलो यार एक लोगों का ये हमने अपने व्यूज बताए हैं, जो सरकारी कामकाज का, जो सड़कों का जो माहौल है, वो भी अपने व्यू बताए हैं। अगर कोई प्रूफ एज ए प्रूफ जानना चाहेगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा कि गायें बैठी हैं, चल रही हैं, और खड्डे बड़े बड़े, वो हम दिखाएंगे नेक्स्ट कभी वीडियो में। ठीक, और वो भी दिल्ली में, हम दिल्ली में बैठे हैं। कोई ये ना सोचे कि हम कहीं गांव में बैठे हैं, ये दिल्ली है, और दिल्ली का भी कोई आउटस्कर्ट एरिया नहीं है, दिल्ली का भी सेंटर एरिया, पीतमपुरा की बात कर रहे हैं हम, पीतमपुरा रोहिणी में। कोई सड़क ऐसी नहीं है मेन जहाँ गाय ना मिले, कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ खड्डे ना मिले। ठीक है जी दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं फिर भाई, धन्यवाद आप लोगों का। ओके ओके जी।